नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियोज़ आ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो ज़रूर देखें। आज हम आप सभी को क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है यायावर साम्राज्य और नए सिलेबस के अनुसार इसे जोड़ा गया है इस बार के चैप्टर्स में। तो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खासकर इतिहास के बच्चों के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है यायावर साम्राज्य क्या है। तो देखिए यायावर साम्राज्य जो था मतलब एक प्रकार का जो पूरा इनका ग्रुप था, इनकी अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती है क्योंकि यायावर लोग जो थे, जो यायावर साम्राज्य के अंतर्गत रहते थे, वो घुमक्कर होते थे। घुमक्कर का कहने का मतलब है घूम-घूम कर जीवन बिताने वाला। आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, मतलब ये एक जगह नहीं रुकते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। मध्य एशिया के मंगोलों ने महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की थी। जो मध्य एशिया के मंगोल लोग थे, इन्होंने महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना किया था और एक भयानक सैनिक तंत्र मतलब बहुत ही बड़ा सैनिकों का जत्था इन्होंने तैयार किया था और शासन संचालन के प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। कैसे एक राजा को राज करना चाहिए, कैसे नियमों को लागू करना चाहिए, इन सभी की शुरुआत भी मंगोलों ने यहीं से किया था। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है यायावर समाजों के ऐतिहासिक स्रोत। अगर यायावर साम्राज्य एग्जिस्ट करता है तो इसके ऐतिहासिक स्रोत क्या है, कैसे हमें पता चलता है कि यायावर साम्राज्य हुआ करता था, कौन कौन से गुण थे उसके अंदर, कैसे वो साम्राज्यों का निर्माण करता था, कैसे वो नियमों का निर्माण करता था। तो देखिए इतिवृत्त के बारे में बता दूं, यह एक ऐसा किताब है जिसके अंदर नियम और कानून लिखे हुए हैं। इन नियम और कानूनों के हिसाब से ही हमें यायावर समाजों के ऐतिहासिक चीजों का पता चलता है। यह या फिर देखिए बाहर के जो लोग आते थे यात्रा करने के दौरान, उनके यात्रा के वृतांत से पता चलता है, साहित्यकार के दस्तावेज से पता चलता है और कुछ निर्णायक स्रोत हमें चीनी, मंगोली, फारसी, अरबी भाषा में भी उपलब्ध है। इन्हीं सब चीजों से हमें यायावर समाजों के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पता चलता है। हम चीनी, मंगोलियाई, फारसी, अरबी, इतावली, लैटिन, फ्रेंच, रूसी स्रोतों से पर पारगमन मंगोल साम्राज्य के विस्तार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। देखिए चीनी भाषा, मंगोलियाई भाषा, फारसी भाषा, अरबी भाषा, इतावली भाषा, लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा, रूसी भाषा से भी कई प्रकार के जानकारी मिला है जिसमें यायावर साम्राज्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। मध्य एशिया के यायावर साम्राज्य की विशेषताएं तो देखिए 13वीं और 14वीं शताब्दी में तार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में किया गया था। चंगेज खान, यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम निकल के आता है, चंगेज खान। तो चंगेज खान ने ही कब 13वीं और 14वीं शताब्दी में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना किया। किसने किया? चंगेज खान ने किया था। उसका जो साम्राज्य था, उसने जिस राज्य की स्थापना की थी, वो राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। सोच सकते हैं कि कितना बड़ा उसका साम्राज्य था। कहाँ यूरोप, कहाँ एशिया, और इन सभी पर कहीं न कहीं चंगेज खान का ही शासन हुआ करता था। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलियाओं के आयावर लोग जो थे वो दीनहीन, जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। अब ये भी समझ लीजिए, कृषि पर आधारित चीन, चीन का मुख्य पेशा क्या था? कृषि था। इससे अलग थलग यायावर साम्राज्य जो थे वो दीनहीन जीवन से दूर मतलब गरीबी से दूर, मतलब अपने आप को एक अच्छा पैसे वाला बना के अपना जीवन बिता रहे थे। इन्हीं के समाजों ने विशाल विश्व में अनेक देशों से संपर्क रखा क्योंकि ये तो घुमक्कर थे। अभी आपको मैंने बताया था ये तो घूम-घूम के अपना जीवन चलाते थे। तो कभी इस देश में, कभी उस देश में, तो इनका हर एक देश में लगभग-लगभग संपर्क था, नेटवर्क था।
उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते गए। जिन देशों में जाते थे तो वहाँ पे व्यापार वगैरह करते थे, उनसे अपना इनका रिश्ता बन जाता था और उनके कई सारे महत्वपूर्ण भाषाओं और व्यापार करने के तरीकों को भी इन्होंने सीख लिया था। तो ये मध्य एशिया के यायावर साम्राज्य की विशेषताओं के बारे में था। अब हम बात कर लेते हैं मंगोलों की सामाजिक स्थिति। समाज में किस प्रकार की स्थिति थी मंगोलों की? तो देखिए, मंगोल समाज में विविध सामाजिक समुदाय थे, मतलब एक ही तरह के लोग नहीं थे, अलग-अलग जाति, धर्म, संस्कृति, भेष, भाषा के लोग रहते थे, जिसमें पशुपालक भी थे, मतलब पशुओं के पालने वाले लोग भी थे, शिकारी संग्राहक भी थे, मतलब जो शिकार करके अपना जीवन चलाते थे, वो भी लोग रहते थे मंगोल के समाज के अंदर। पशुपालक जो थे वो घोड़े, भेड़, ऊंट इत्यादियों को पाला करते थे, क्योंकि पशुपालक का काम तो जानवरों को पाल के ही काम चलाना होता है। उसके दूध से, दही से, घी से, मक्खन से, मांस से, इन्हीं सभी चीजों के ऊपर पशुपालक का जीवन चलता है। मध्य एशिया की घास के मैदान में रहते थे। यहाँ छोटे-छोटे शिकार उनके लिए उपलब्ध हुआ करता था और शिकारी संग्राहक साइबेरियाई वनों में रहते थे तथा पशुपालकों की तुलना में वो गरीब हुआ करते थे। जो शिकार के ऊपर निर्भर करते थे, वो जो पशुपालक लोग थे ना, उनसे ज़्यादा गरीब हुआ करते थे। हालाँकि इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। चारण क्षेत्र मतलब जहाँ पे मवेशियों को चराया जाता है। साल के कुछ अवधि में कृषि करना और संभव, परंतु मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया था। याद रखिएगा, यायावर लोगों ने तो कृषि को अपनाया, लेकिन मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया था। वह आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवार तथा कुलों के परिसंघ बना लेते थे। जब लड़ाइयाँ होती थी तो एक कुल के लोग दूसरे कुल के साथ हमला कर देते थे आपस में। ये लोग पशुधन के लिए लूट-मार करते थे। पशुओं के बनाए गए चीज़ों के लिए, मांस के लिए, जानवरों के लिए आपस में लड़ाइयाँ भी करते थे, लूट-मार करते थे, चारागाह के लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे, मतलब खेतों के लिए लड़ाइयाँ लड़ा करते थे ये सब। तो ये मंगोलों की सामाजिक स्थिति के बारे में था। अब हम बात कर लेते हैं मंगोलों के सैनिक प्रबंधन की विशेषता। मंगोलों ने जिस प्रकार से सैनिक का निर्माण किया था, उसकी विशेषता क्या थी? तो देखिए, मंगोल सैनिकों में प्रत्येक सदस्य स्वस्थ, वयस्क और हथियारबंद घुड़सवार दस्ता होता था। मंगोलों के सैनिकों में सबसे पहले जो सदस्य होते थे, वो बिल्कुल स्वस्थ हुआ करते थे, वयस्क हुआ करते थे, बच्चा और बूढ़ा नहीं हुआ करता था। हथियारबंद, सभी के पास हथियार था, सब घुड़सवार हुआ करते थे। सेना में भिन्न-भिन्न जातियों के संगठित सदस्य थे। ऐसा नहीं है कि एक ही जाति के लोगों को मंगोलों के सैनिक में भरा जाता था, अलग-अलग जाति के लोगों को सैनिक में भरा जाता था। उनके सेना जो थे वो तुर्की मूल के और कैराइट भी शामिल हुआ करते थे। जो मंगोलों के सैनिक थे ना, उसमें तुर्की मूल के लोग और कैराइट भी शामिल हुआ करते थे। उनकी सेना स्टेपी क्षेत्र में पुरानी प्रणाली के अनुसार गठित की गई थी। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, 1 नंबर में VVI रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए मंगोलों के जो सेना थे, वो किस प्रणाली के द्वारा गठन किया गया था, तो आप बताएँगे मंगोलों की जो सेना थी, वो स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली, आप कह सकते हैं इसे, दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई थी। मंगोलीय जनजाति समूह को विभाजित करके नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त किया गया। मंगोल की जो जनजातीय समूह था ना, उसको अलग-अलग तोड़ के एक नवीन सैनिक इकाइयाँ बनाई गई थी और सबसे बड़ी इकाई इसमें वो इकाई थी जिसमें लगभग-लगभग 10,000 सैनिक थे। तो ये मंगोल सैनिक के प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में था। बुखारा पर कब्जा। देखिए, 13वीं शताब्दी में ईरान पर मंगोलों के बुखारा की विजय का वृत्तांत एक फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी ने 1220 ईस्वी में दिया था। एक फारस के रहने वाले थे इतिहासकार, उन्होंने 1220 में बताया कि किस तरह से मंगोलों के बुखारा की विजय हुई थी। तो देखिए, ईरान पर इन्होंने हमला किया था। ईरान भी एक देश है, उसपे मंगोल के जो बुखारा समुदाय के लोग थे, उसने उस पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। उनके कथनानुसार नगर की विजय के साथ-साथ चंगेज खान उत्सव मैदान गया, जहाँ पे उत्सव मनाया जाता था और जहाँ पर नगर के जो धनी व्यापारी थे, जो पैसे वाले व्यापारी थे, वहाँ पे एकत्रित हुए और उसने उन्हें संबोधित कहा किया। मतलब जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का भीड़ रहता है और कैसे स्टेज पर जाके लोगों को संबोधित किया जाता है और उसने क्या कहा, अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने बहुत सारे पाप किए हैं। चंगेज खान ने उस सब मैदान में जाके क्या कहा
कि भाई तुम जितने व्यापारी लोग हो सब पापी हो और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं मतलब जिसके पास जितना पैसा है उसने उतना अधिक पाप किया। मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, इसके लिए मैं तुम्हें कहूंगा कि मैं ईश्वर का दंड हूं, मतलब मुझे ईश्वर ने भेजा है। यदि तुमने पाप नहीं किए होते तो ईश्वर मुझे दंड देने हेतु तुम्हारे पास नहीं भेजा होता। किसने कहा? चंगेज खान ने कहा। किससे कहा? धनी व्यापारी से कहा। कहां कहा? तो उत्सव मैदान में कहा। कब कहा? 1220 में, जब बुखारा ने ईरान पे अपना जीत हासिल कर लिया तब कहा। ये पॉइंट जो है आपका वो VVI रहेगा 2, 3 नंबर 5 नंबर में, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है 13वीं शताब्दी में मंगोलों की शासन की क्या विशेषताएं थी। तो देखिए 13वीं शताब्दी के मध्य तक, बीच तक मंगोल एक एकीकृत जन समूह के रूप में उभर कर सामने आया और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया मंगोलों ने, चंगेज खान ने। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया। जहां पे शासन करना सबसे ज्यादा मुश्किल था वहां पे भी चंगेज खान ने अपना जीत फतेह करके वहां पे अपना शासन शुरू कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? इतिहास और संस्कृति के उन्होंने अपने नियम बनाए और उसी नियम के अनुसार उन्होंने उस पर शासन किया। हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्र पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप से वो अल्पसंख्यक ही थे। कहा जाता है कि मंगोलों का अलग अलग जगहों पर उसका प्रभुत्व था, उसका शासन था, लेकिन जनसंख्या में वो कम था, इसीलिए उसे हम अल्पसंख्यक के रूप में जानते हैं। चंगेज खान के बारे में बताते हैं। इतनी सारी मंगोल शासन, यायावर साम्राज्य और इससे जुड़ी हुई बातें भी हो गई, लेकिन अब इसके मुख्य लोगों के बारे में जान लेते हैं। सबसे प्रमुख लोग इसमें चंगेज खान है। आइए तो ऐसी बातें चंगेज खान के बारे में जान लेते हैं। चंगेज खान का बचपन का नाम मुजीन था। याद रखिएगा, उसका जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग ओनोन नदी के निकट हुआ था। चंगेज खान के बचपन का नाम मुजीन था। 1162 के आसपास उसका जन्म हुआ, ओनोन नदी के निकट हुआ था। चंगेज खान के पिता का नाम येसुजेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था और एक परिवार का वो समूह हुआ करता था। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि अल्प आयु में जब ये मुजीन अर्थात चंगेज खान की आयु बहुत कम थी, तभी उसकी पिता की हत्या कर दी गई थी। उनकी माता ओलून इके ने तेमुजीन और उसके सगे तथा सौतेले भाइयों का लालन पालन किया था। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये चंगेज खान के पिताजी की हत्या कर दी गई थी इसके कम आयु में ही, तो उसके माता ने इनका लालन पालन किया। 1170 के दशक में तेमुजीन का अपहरण कर लिया गया। तेमुजीन चंगेज खान का ही नाम था और उसे क्या बना लिया गया? दास बना लिया गया, नौकर बना लिया गया। इसके अलावा उसकी पत्नी बोरेट का भी विवाह के बाद अपहरण कर लिया गया। कहानी कहा जाता है कि जब चंगेज खान की पत्नी शादी करके मायके से आ रही थी तो रास्ते में ही अपहरणकर्ताओं ने उसका अपहरण कर लिया और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज खान ने उन लोगों के साथ लड़ाइयां लड़ी, उन्हें हराकर अपनी पत्नी को वापस भी लाया था। चंगेज खान और मंगोलों का विश्व का इतिहास में स्थान। तो देखिए मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाकई में चंगेज खान एक महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया था। चीनियों द्वारा जो उनके मंगोलों पर शोषण किया जाता था, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, इससे मुक्ति दिलवाई थी और पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाकर व्यापार के रास्ते तथा बाजार को पुनः निर्माण किया और इसका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था। मतलब इसमें अलग-अलग जाति के लोग थे, अलग-अलग भाषा के लोग थे, अलग-अलग धर्म के मानने वाले लोग थे। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज खान एक महान राष्ट्र नायक के रूप में उभर के आया था। अब आप सोच सकते हो जिसने पूरी दुनिया को जीतने का ठेका उठा लिया था वो कितना महान शासक रहा हो। तो हम बात करते हैं चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों के बारे में। चंगेज खान जो था उसके सैनिकों के पास कौन-कौन सी उपलब्धियां थी, कौन-कौन से विशेष हथियार थे, कौन-कौन से विशेष तकनीक थे जिसके माध्यम से चंगेज खान इतना महान शासक बन गया। तो चंगेज खान के बाद कुशल घुड़सवार थे, घोड़े पे बैठ के लड़ाइयां लड़ने वाले ट्रेंड उनके पास लोग थे। तीरंदाजी का अनुभव उसके पास अच्छा था, अच्छे कौशल के लोग थे जो तीर चलाया करते थे। मौसम की जानकारी थी उनके पास, घेराबंदी की नीति थी, किसी के ऊपर कैसे हमला करना है। इसके अलावा
नेफ्था बमबारी की शुरुआत भी चंगेज खान के द्वारा ही किया गया था। हल्के चल उपस्करों का निर्माण, मतलब कि जो हल्का हो हथियार, इस तरह के हथियारों का निर्माण भी चंगेज खान के समय में शुरू हो गया था। यही सारे वो पॉइंट है जिसके कारण चंगेज खान की सैनिक जो था वो काफी कुशल और शक्तिशाली हुआ करता था। चंगेज खान के वंशजों की उपलब्धियां, चंगेज खान के बाद उनके जो वंशज हुए उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही है, तो मंगोल शासकों ने जब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया, इसका शासन बहुजातीय हो गया, मतलब अलग अलग जाति के लोगों का, अलग बहुभाषी मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, बहुधार्मिक मतलब अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पे मौजूद थे। साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया गया, मतलब जितने भी छोटे छोटे समाज में लोग बटे हुए थे उन सभी को जोड़कर एक बड़ा समाज का निर्माण किया गया और मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तन किया गया तथा मंगोल के साम्राज्य के जो संस्थापक की प्रेरणा थी वो प्रभावशाली शक्ति बन गया। मतलब चंगेज खान के द्वारा दी गई जितने भी नियम कानून थे वो काफी शक्तिशाली हुआ करते थे। उन्होंने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया, मतलब अलग अलग जाति धर्म भाषा संस्कृति के लोगों को भी इसमें शामिल किया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों एवं आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे। समन थे इसमें कुछ लोग, बौद्ध थे कुछ लोग, ईसाई लोग थे, इस्लाम के लोग थे, तो ये सभी इसमें शामिल हुआ करते थे। तो ये चंगेज खान के वंशजों की उपलब्धियां रही उनके मंगोलों को और मजबूत करने में। मंगोलों के लिए चंगेज खान की उपलब्धियां, तो देखिए उसने मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था। चंगेज खान से महान शासक मंगोलों के लिए दूसरा कोई नहीं हुआ, जिसकी निम्नलिखित उपलब्धियां थी। क्या क्या उपलब्धियां थी, तो मंगोलों को संगठित करने का काम किसने किया था, चंगेज खान ने किया था। लंबे समय से जो अपना युद्ध चल रहा था उसे किसने समाप्त किया, तो चंगेज खान ने किया। चीन के शासन द्वारा मंगोलों का जो शोषण हो रहा था उससे मुक्ति किसने दिलवाया, तो चंगेज खान ने दिलवाया। तो ये सभी चीजों को मिलाकर तब उसने मंगोलों को एक समृद्ध और शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य के रूप में बनाया। उसने व्यापार के रास्ते और बाजारों को फिर से बनाया जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर से यात्री आकृष्ट हुए और वहां पे व्यापार का काम आगे बढ़ा। तैमूर एवं चंगेज खान के वंश से संबंध, देखिए यहाँ पे एक तैमूर का नाम आ गया। चंगेज खान की बातें तो हम पहले से ही करते आ रहे थे, अब बात तैमूर के बारे में भी कर लेते हैं। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर लंग का नाम से विख्यात हुआ और यह एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, मतलब पूरे विश्व पर यह भी राज करने का आकांक्षा रख के खुद को राजा घोषित किया। लेकिन राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव जब उसे हुआ तो उसने खुद को चंगेज खान के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया, कहा कि मैं चंगेज खान का दामाद हूं। तो इस तरह से उसने अपने आप को फिर से राजा बनाया और संप्रभुता की घोषणा की और खुद को अंत में उस चंगेज खान के परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में युद्धों से हानियां जो हुई है इसके बारे में, ये भी आपका VVI है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस युद्धों में क्या हुआ, बहुत सारे नगर अर्थात शहरों को खत्म कर दिया गया, भस्म कर दिया गया। कृषि भूमि की हानि हुई, जो जिस जमीन पे खेती हुआ करती थी उस जमीन को चौपट कर दिया गया। व्यापार भी चौपट हो गया, जो बिजनेस था वो भी खत्म हो गया। दस्तकारी वस्तुओं की उत्पाद व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, जो हाथों से दस्तकारी की जाती थी उन सभी चीजों की व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो गई, बनना बंद हो गया। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इसमें से कहीं अधिकों को दास बना लिया गया। लोग जो मारे गए वो तो मारे गए और उसके बाद जो बच गए उन्हें दास के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया। चौथा पॉइंट है, संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। मतलब जो पैसे वाले लोग थे वही नहीं, पैसे वाले के अलावा गरीब लोगों को भी दिक्कतें हुई और पैसे वाले को भी दिक्कत हुई। मतलब यहाँ पे ये जो युद्ध हुआ इससे सभी लोगों को हानि पहुंचा है। यास के बारे में, तो यास की प्रारंभिक स्वरूप में यासाक लिखा जाता था। जब यास का प्रारंभिक शुरुआती समय था तो उसे इसे समय यासाक लिखा जाता था। इसे चंगेज खान ने सन 1206 ईस्वी में करितलाई में लागू किया था। इसका अर्थ था विधि के अनुसार
अज्ञाप्तिक आदेश और इसमें प्रशासनिक विनियम भी हैं, जैसे कि आखेट के बारे में, सैन्य के बारे में, डाक प्रणाली का संगठन किस प्रकार से होगा, ये सब चंगेज खान ने 1206 ईस्वी में बताया था, जिसे शुरुआती समय में यासाक कहा जाता था और बाद में ये यास के रूप में जाना जाने लगा। मंगोली शासन व्यवस्था में यास की क्या भूमिका थी? चंगेज खान के द्वारा बनाए गए मंगोल शासन में यास किस प्रकार से अपना भूमिका निभा रहा था? तो देखिए यास जो है वो प्रारंभिक स्वरूप में यासाक तो था, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। 1206 ईस्वी में करितलाई में इसे लागू किया गया था, किसके द्वारा? चंगेज खान के द्वारा। इसमें विधि वगैरह, अज्ञाप्ति, आदेश, ये सारी चीजें लिखी हुई थी और आखेट मतलब शिकार, सैन्य, डाक प्रणाली के संगठन के नियमों को भी इसमें बताया गया था। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन हुआ। उनके द्वारा जटिल शहरी समाजों पर शासन पर संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक थे, क्योंकि ये तो शासन तो हर जगह कर रहे थे, लेकिन इनकी जनसंख्या जो थी वो काफी कम थी, किसकी? मंगोलों की। इसीलिए इन्हें अल्पसंख्यक के रूप में बताया गया है। अपनी पहचान एवं विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियम का आविष्कार का दावा किया गया। यास में लिखे गए जितने भी नियम थे उसे इन्होंने पवित्र नियम के रूप में बताया है। यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया जाता था। मतलब यास जो था उसके बारे में ये बताया जाता था कि चंगेज खान के द्वारा लिखा गया यह एक पवित्र नियम है, संहिता है, कानून है और इसे मंगोलों के अंदर लागू होना जरूरी है। हमने यायावर साम्राज्य के बारे में पढ़ा, घुमक्कड़ लोगों के बारे में पढ़ा, चंगेज खान के बारे में पढ़ा, मंगोलों की शासन पद्धति के बारे में पढ़ा। अब हमको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है कि आखिर मंगोलों का पतन कैसे हुआ, किन कारणों से मंगोल समाप्त हो गए। तो देखिए उनकी संख्या बहुत कम थी, शुरुआत से ही मैं आपको बताते आया हूं कि वो अल्पसंख्यक थे। वो अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सब थे, उनके अपने प्रजा के हिसाब से वो कम सब थे और आपसी विरोध के कारण सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना, अपनी सभ्यता को उनके साथ मिलाना जिस देश के साथ वो जुड़े हुए हैं, जिसको उन्होंने जीता है, इसी कारण से उनका जो है विकृत होना शुरू हो गया, वो पतन की ओर जाने लगे। मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया जाना, मंगोल के लोगों ने अलग अलग धर्मों को अपनाना शुरू कर दिया, बौद्ध धर्मों को अपनाना शुरू कर दिया, किसी ने इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। तो इस कारण से मंगोलों का पतन हो गया और मंगोल खत्म हो गए। अब देखिए बहुत सारे स्लाइड में हमने मंगोलों के बारे में पढ़ा है, एक बार हम मंगोल की एक झलक ले लेते हैं। और ये आज मेरा ही किया हुआ करिश्मा है, इसे मैंने खुद ही एआई के माध्यम से आज बनाया है, एक वेबसाइट के माध्यम से। ये आपको मिलेगा नहीं शायद कहीं, हालांकि मिल भी सकता है। तो ये नंबर 1 इमेज है और ये नंबर 2 इमेज है। ये आज मेरे को मन हुआ कि आज इस पीपीटी में कुछ इमेज जोड़ा जाए, तो मैंने एआई के माध्यम से मंगोलों का 2 इमेज निकाला, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनके रहने की व्यवस्था कैसी थी। ये ऐसे ही इलाकों में रहा करते थे, ऐसे ही घुड़सवार उनके पास हुआ करते थे, तलवार हुआ करता था उनके पास और ऐसे ही वो ड्रेस वगैरह पहना करते थे, यही टोपी थी उनकी पहचान और इसी तरह से वो युद्ध भी किया करते थे। तो ये मंगोलों के बारे में था और यहाँ पे ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त भी हो जाता है। का क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 3 यहाँ पे समाप्त हो गया, जिसका नाम था यायावर साम्राज्य। न्यू सिलेबस के अनुसार बनाया गया था। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।